अज़ीज़ी नाज़रीन आदाब। यूपी उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी उर्दू अकेडमी का मकसद इस प्रोग्राम के ज़रिए से आपको उर्दू ज़बान लिखना और पढ़ना दोनों सिखाना है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मुख्तलिफ़ ज़बानों के ज़रिए, मुख्तलिफ़ भाषाओं के ज़रिए से भी आपको उर्दू ज़बान सिखा सकें और कहानियों के ज़रिए से, नज़्मों के ज़रिए से, गज़लों के ज़रिए से या दूसरी कोई भी ऐसी चीज़, ड्रामा हो या कुछ भी हो कि जिससे कि आप भाषा को बहुत दिलचस्पी के साथ सीख सकें, यानी उर्दू भाषा को। जिस तरह कि हम देखते हैं कि उर्दू ज़बान की बढ़ती मकबूलियत आजकल के नौजवानों में उसको सीखने का शौक़ पैदा कर रही है, तो इसी मकसद के पेश नज़र अकेडमी का ये शुरू से मंशा रहा है कि हम उर्दू ज़बान को आपको बहुत आसान तरीक़ों से सिखाएं। तो इस सिलसिले को जारी रखते हुए आज हमने एक ऐसी कहानी का इंतखाब किया है, सिलेक्शन किया है कि जिसके ज़रिए से हम आपको उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाएंगे, बोलना भी सिखाएंगे, लफ्ज़ों का उच्चारण कर किस तरह से हो, तलफ़्फ़ुज़ कैसे ठीक हो वो भी सिखाएंगे। और ये कहानी जो है वो ली गई है अरबियन नाइट्स या अल्फ़ लैला हज़ार दास्तान से। ये कहानियाँ अपने पीछे एक पूरा पस मंज़र रखती हैं, इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है कि किस तरह से ये कहानियाँ लिखी गई। असल में अल्फ़ के मानी होते हैं हज़ार की। अब देखिए ये लफ्ज़ है अल्फ़, अल्फ़ के मानी होते हैं 1000 यानी हज़ार। आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ हज़ार, और इसका जो उच्चारण है आप इसको अल्फ़ नहीं पढ़ेंगे, अल्फ़, इसलिए मैं इसको लिखती हूँ रोमन में ताकि आप पढ़ सकें। अल्फ़, अल्फ़ के मानी हज़ार, लैला रात, रात, अल्फ़ लैला यानी हज़ार रातें, यानी एक ऐसी दास्तान कि जिसमें हज़ार कहानियाँ सुनाई गई, ये इसका नाम है। आज हमने इसी दास्तान में से एक कहानी का सिलेक्शन किया है, इंतखाब किया है कि जिसको आप पढ़ सकेंगे और पढ़ने के बाद आप उसके ज़रिए से उर्दू ज़बान सीखेंगे। ये मैंने हिंदी की एक किताब से इसे लिया है कि ये दास्तान जो है, अल्फ़ लैला जो है, बहुत सारी ज़बानों में तर्जुमा हुई है, हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन मौजूद है और ये बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं। इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है, जैसे मैंने बताया ना, एक पूरा पस मंज़र है। ये दास्तान लिखी गई है एक शहज़ादे के जिसे कहना चाहिए, आप कहते हैं इंतकाम के सिलसिले में। एक बादशाह था, उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था शहरयार और छोटे बेटे का नाम था शाहज़मान। बादशाह की मौत के बाद बड़े बेटे ने हुकूमत संभाली और छोटे भाई को भी बहुत सारी स्टेट्स देकर उसने अपने से अलग तो किया, लेकिन दोनों भाइयों में बेपनाह मोहब्बत थी। छोटा भाई अपनी जगह खुश था और बड़ा भाई अपनी जगह खुश था। लेकिन होता यह है कि दोनों शहजादों को उनकी मलका फ़रेब देती है, यानी उनकी जो बीवियां हैं, जो उनकी मलकाएं हैं, वो उनको फ़रेब देती हैं और दोनों बहुत दुखी, परेशान या गमज़दा होते हैं। अब जैसे मैंने एक लफ्ज़ यहाँ बोला गमज़दा या परेशान, तो आप गमज़दा देखिए कि वो गैन से आएगा, तो आपको उसका तलफ़्फ़ुज़ याद रखना है, गमज़दा। आगे हम इसको लिखना भी सीखेंगे। तो दोनों बहुत परेशान होते हैं और दोनों अपनी हुकूमतें छोड़कर ये सोचते हैं कि हम फ़कीर बन जाएं। लेकिन शहरयार ये कहता है कि हम फ़कीरी उस वक्त इख्तियार करेंगे कि जब हम ये देखेंगे कि हमसे ज़्यादा परेशान, हमसे ज़्यादा दुखी दुनिया में कोई नहीं है, और दोनों जंगल में निकल पड़ते हैं। एक जगह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक जिन ने एक लड़की को कैद कर रखा है और वो जिन ये समझता है कि लड़की उसकी बहुत वफ़ादार है और वो उसके
जानू पे सर रख के सो रहा होता है। तो लेकिन इन दोनों को पता चलता है कि लड़की उसकी वफादार नहीं है। तब इन्हें समझ में आता है कि दुनिया में सिर्फ हम ही परेशान नहीं हैं, बल्कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो परेशान हाल हैं। तब ये अपनी हुकूमत में वापस आ जाते हैं। छोटा भाई तो कुछ नहीं करता, लेकिन शहरयार के दिल में क्योंकि इंतकाम की आग जल रही है बड़े भाई के दिल में, तो वो इंतकाम लेने के लिए ये करता है कि वो हर रोज़ एक नई औरत के साथ निकाह करता है और सुबह में उसको कत्ल कर देता है। इस तरह से वो बहुत सारी बेगुनाह लड़कियों को कत्ल करता है। ये बात उसके वज़ीर को भी पता है और वज़ीर बहुत परेशान है। वज़ीर की 2 बेटियां हैं जो बहुत अक्लमंद हैं, तालीम याफ्ता हैं। उसकी बड़ी बेटी का नाम है शहरज़ाद। अब शहरज़ाद जो है वो अपने वालिद से कहती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं बादशाह से निकाह करूँ और इस जुल्म को रोकूँ, क्योंकि दुनिया की हर लड़की फ़रेब देने वाली नहीं होगी। ये बादशाह की सोच है कि वो इस तरह से सोच रहे हैं कि दुनिया की हर औरत बेवफा होती है। वज़ीर उनको बहुत रोकते हैं, लेकिन शहज़ादी नहीं मानती हैं और आखिर में बादशाह से उनका निकाह हो जाता है। पर शहज़ादी क्योंकि बहुत अक्लमंद है, वो अपने साथ अपनी छोटी बहन को लेके जाती है और उससे ये कहती है कि तुम मेरे साथ रहो और मैं किसी भी तरह से बादशाह को मना लूँगी कि तुम मुझसे कहानी की फरमाइश करो और मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँगी, तो बादशाह भी उस कहानी में उलझेंगे। वाकई हमारी किस्मत है। तो इस तरह से वो एक कोशिश करती है। जब बादशाह अपने कमरे में आते हैं तो ये इसकी बहन इसके साथ मौजूद है और वो कहानी सुनाने की फरमाइश करती है। शहरज़ाद बादशाह की तरफ देखती है और बादशाह शहरयार जो हैं वो कहते हैं कहानी, तो वो पूछती है आप भी कहानी सुनेंगे? तो वो कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस तरह से कहानियों का ये सिलसिला शुरू होता है। शहरज़ाद हर रात एक नई कहानी सुनाती है और उसे ऐसे पॉइंट पर लाकर छोड़ती है कि शहरयार जो बादशाह है वो इस बात का इंतज़ार करता है कि फिर क्या हुआ। ये क्यूरोसिटी, ये तजस्सुस कि फिर क्या हुआ, ये जिज्ञासा उसे हर रात उस शहज़ादी को कत्ल करने से रोकती है। और नतीजा ये होता है कि शहज़ादी बहुत दिनों तक उसे कहानियाँ सुनाती रहती है और आखिर में बादशाह को शहज़ादी से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है और वो तमाम जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उसको भूल कर, तमाम बातों को भूल कर शहज़ादी को बहुत खुश रखते हैं और दोनों साथ साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। ये है अल्फ लैला की कहानियों का पस मंज़र। अब इसमें देखिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसमें से एक कहानी का सिलेक्शन मैंने आपके लिए किया है जिसका टाइटल है सुल्तान और उसका बाज। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। हमारी आज की कहानी का जो टाइटल है वो है सुल्तान और उसका बाज। अब देखिए सुल्तान, देखते रहिएगा, सुल्तान और उसका बाज। सुल्तान किसे कहते हैं आप बताइए प्रतीक? मैम किंग को। किंग यानी बादशाह। देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ सुल्तान यानी बादशाह। इसको हम बादशाह भी कहते हैं, इसको किंग भी कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा आयुषी आप बताइएगा बाज क्या चीज है? ईगल। ईगल यानी एक चिड़िया, चील तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन बाज एक परिंदा है। इसको आप कह सकते हैं कि एक परिंदा है, ये भी थोड़ा सा अलग है ईगल से। तो ये बाज जो है इसकी खूबी ये है कि ये कभी भी मुर्दा शिकार नहीं खाता है और बहुत तेज़ी से, बहुत फुर्ती से अपने शिकार पे झपटता है और उसको उठा के ले जाता है। यानी किसी का फेंका हुआ शिकार नहीं खाएगा, बहुत स्ट्रगल करता है ज़िंदगी में और इसीलिए बहुत अहम परिंदा माना जाता है, बहुत अहम ये वो है। तो यहाँ देखिए कि आज जो हमारा टाइटल है वो है सुल्तान और उसका बाज। टाइटल समझ में आया आप लोगों को? जी मैम। ठीक। अब उसके बाद देखिए कि किस तरह से यहाँ सुल्तान हमने लिख तो दिया है, पर आपको ये देखना है कि सुल्तान लिखा कैसे जाता है। आप मुख्तलिफ एपिसोड में देख चुके हैं, तो अब ये मुझे बताइएगा सुल्तान में पहला हर्फ क्या आ रहा है? आप बताइए राजेश। सीन। सीन। फिर दूसरा हर्फ लाम। लाम, गुड। तीसरा हर्फ ते। ते। प्रतीक चौथा हर्फ अलिफ। ठीक। पांचवा नून। नून।
अब देखिए ते नहीं आएगा, मैंने लिख तो दिया था यहाँ पर, यहाँ तोय आएगा, सुल्तान। ये जब आप सीख जाएंगे जबान तो आपको लफ्ज की या हर्फ की आवाज से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे ते लगेगा या यहाँ पर तोय आएगा। तो वैसे आपने बहुत अच्छा बताया। अब हम देखिए इसको कैसे लिखेंगे। हमने मुख्तसर किया सीन, फिर ले गए लाम, ये सब आप सीख चुके हैं, फिर तोय उसमें लगा दिया, फिर अलिफ और ये पूरा नून क्योंकि आखिर में आ रहा है, सुल्तान। फिर उसके बाद हमने लिखा था और, तो यहाँ देखिए ये वाले हर्फ जो कहीं कनेक्ट नहीं होते, अलिफ वाव रे पूरे आते हैं। रे की शक्ल कहीं कहीं बदलती है लेकिन ज़्यादातर अगर आखिर में है तो ये पूरे ही होते हैं। तो वाव और अलिफ तो कहीं भी मुख्तसर होते ही हैं। और उसका बाज, अब देखिए बाज में बताइए पहला हर्फ क्या है आयुषी? बे। बे, गुड। दूसरा अलिफ। अलिफ। तीसरा प्रतीक बाज, जे। जे। अरे भैया उच्चारण तो ठीक है आप लोगों का, बिल्कुल बहुत सही, बाज, गुड। आप देखिए बाज को हम हिंदी में ऐसे लिख देते हैं ताकि कोई भी इसको बाज ना पढ़े, इसके नीचे बिंदी आएगी, बाज, ठीक। तो सुल्तान और उसका बाज यानी एक बादशाह है। अब देखिए सोचिएगा कि अगर शहरजाद अगर कहानी सुना रही है और जो शहरयार है वो कहानी सुन रहा है, कहानी इतनी दिलचस्प है कि सवाल ही नहीं कि वो उसको कत्ल करने पर आमादा हो। तो अब देखिए कहानी गौर से सुनिएगा। बहुत पुरानी बात है, एक बहुत ही बहादुर और दयालु सुल्तान था। न्यायपूर्वक शासन करने के कारण वह सबका प्रिय था। अब मैंने बताया आपको कि ये मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेशन लिया है ताकि मैं आपको इसकी उर्दू बता सकूं। तो अब देखिए जैसे बहुत ही बहादुर और दयालु, अब यहाँ लफ्ज आया दयालु। अब दयालु को हम उर्दू में क्या कहेंगे ये बताइए, कौन बताएगा? रहमदिल। अब रहमदिल को लिखेंगे कैसे, ये देखिए, रे बड़ी हे प्लस मीम प्लस दाल प्लस लाम, रहमदिल। अब उसको जब हम मिलाएंगे तो रे पूरी आ जाएगी, हे को हम शॉर्ट करेंगे, मीम को शॉर्ट करेंगे, दाल उसमें मिलाएंगे, ये आपका हो गया रहमदिल। और इस तरह नहीं लिखेंगे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, शुरू में समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जो रहम करता है तो रहमदिल। अब जो बादशाह था वो बेहद रहमदिल था। बहुत पुरानी बात है, एक बहुत ही बहादुर और दयालु सुल्तान था। न्यायपूर्वक शासन करने के कारण वह सबका प्रिय था। न्यायपूर्वक, इंसाफ पसंद, बहुत इंसाफ के साथ अपनी हुकूमत चला रहा था बादशाह। सुल्तान के पास एक पालतू बाज था। कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। सुल्तान जहाँ भी जाता बाज उसके साथ ही जाता था। एक बार सुल्तान अपने आदमियों और बाज के साथ घने जंगल में शिकार के लिए गया। जंगल बहुत घना और अंधकार में था। अंधकार में यानी बहुत तारीक, बिल्कुल अंधेरा था, वहाँ पर रोशनी नहीं थी। बाज जंगल के ऊपर मंडराने लगा। अचानक उसे एक हिरन दिखाई दिया। सुल्तान बाज की भाषा समझता था। भाषा क्या? जबान, ठीक। भाषा यहाँ लफ्ज आया, ये देखिए। अब भाषा को हम उर्दू में कहते हैं जबान। ये आपकी लफ्ज जबान। तो बाज की जबान जो था वो समझता था। वह तुरंत अपने आदमियों के साथ अपने सफ़ेद सुंदर घोड़े पर बैठकर शिकार के पीछे भागा। सुंदर के मानी बताइए राजेश? खूबसूरत। खूबसूरत। प्रतीक आप इसका तलफ़ुज़ बताइएगा, मैं लिख रही हूँ। वैसे तो आप लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। सुंदर, सुंदर का उर्दू लफ्ज़ बताया राजेश ने। अब इसका उच्चारण। खूबसूरत। खूबसूरत, ठीक, बिल्कुल सही है, शाबाश। खूबसूरत। अब इस खूबसूरत में कितने हर्फ आए हैं
पहला हर बताइए आयुषी। खे, थे, गुड। फिर वाव, वाव। फिर बे, बे। फिर स्वाद। स्वाद, फिर वाव, वाव। रे, रे। ते, ते। गुड। अब देखिए, सिखाने का मकसद ये है उच्चारण के साथ साथ कि कैसे लिखते हैं। अब हमने इसको हम अलग अलग अभी लिखा है हमने, अब इसको हम मिलाएंगे और उर्दू में इसको मुख्तसर करके लिखना कहते हैं। तो देखिए अब कैसे। थे को हमने शॉर्ट किया, फिर उसमें वाव मिला दिया, थे वाव पिशकू। फिर बे को उसका शोशा लिया, स्वाद उसी में लिया, फिर वाव लिया, थे वाव पिशकू, बेसाकिन खूबसूरत, रेते जबरत। आपको देखना यह है कि किस तरह से ये हर्फ मिलकर एक बेहद अच्छा लफ्ज बन गया, जिसके मानी भी अच्छे हैं और जो पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो खूबसूरत। तो उसके पास, सुल्तान के पास एक सुंदर खूबसूरत घोड़ा था जिस पर बैठकर वो शिकार के पीछे भागा। अच्छा, हालांकि बाज देखिए, अचानक जब ये उस अंधेरे जंगल में था, कहानी फिर से दोहरा लीजिए क्योंकि मकसद मेरा आपको कहानी सुनाने के साथ साथ जबान सिखाना है, तो उससे दूर मत जाइएगा, जबान पर ज़रूर ध्यान दीजिए अपनी। तो जैसे ही सुल्तान ने हिरन देखा, वो उसके पीछे भागा और उसने सोचा कि इसका शिकार कर लेगा, लेकिन हिरन बहुत फुर्तीला था। वह झाड़ियों के पीछे छलांगे भरता भागा जा रहा था। बाज ऊपर से लगातार उस पर अपनी नजर रखे हुए था। अचानक सामने एक पोखर यानी छोटा सा तालाब आ गया। हिरन ने जोर की लंबी छलांग मारी और कूदकर जंगल में गायब हो गया। सुल्तान का घोड़ा तालाब को पार नहीं कर सका और रुक गया। परेशान सुल्तान ने घोड़े से नीचे उतरकर अपनी नजरें चारों ओर घुमाई और खुद को अकेला पाया। खुद हम कैसे लिखेंगे बताइए, उर्दू में कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा? खे, वाव, हाँ, दाल, खे व पिशकू, दाल साकिन। क्या पढ़ेंगे इसको? खुद। खुद, खुद। आज तो उच्चारण जो है जबरदस्त आ रहा है। ठीक। अच्छा, उसने गायब हो गया। सुल्तान का घोड़ा तालाब को पार नहीं कर सका और रुक गया। परेशान सुल्तान ने घोड़े से नीचे उतरकर अपनी नजरें चारों ओर घुमाई तो खुद को अकेला पाया। उसके साथ ही पीछे छूट गए थे। हिरन भी हाथ से निकल गया था। सुल्तान को प्यास भी बहुत लगी थी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वह तालाब की ओर बढ़ा। जैसे ही झुककर उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनमें पानी भरा, अचानक तेजी से बाज नीचे आया और उसके सिर पर जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगा। उसके हाथ से पानी नीचे गिर गया। सुल्तान को बहुत हैरानी हुई, परंतु उसे कुछ समझ न आया। अब परंतु को उर्दू में क्या कहें? लेकिन, लेकिन। अब लेकिन हम लिखेंगे कैसे? अब बताएंगे राजेश, लेकिन कैसे लिखेंगे? लाम लेकिन, हिज्जे कीजिए। अलिफ, नहीं, लेकिन। लाम ये जबर ले, ये, लाम प्लस ये, फिर काफ, काफ, फिर नून। नून। इसको हम कैसे सीखेंगे लिखना? इसको ऐसे पढ़ेंगे, लाम ये जबर ले। देखिए, लाम लिया छोटा सा, फिर ये का शोशा लिया, फिर काफ ले गए उसमें, काफ का शोशा, फिर नून। लाम ये जबर ले, काफ नून जिरकिन, लेकिन। ये होगा। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस को उर्दू में कहते हैं मश्क, यानी बार 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 लिख के देखना पड़ेगा, तब आएगा इस तरह से। तो बहरहाल अब क्या हुआ? उसके बाद बाज ने सारा पानी उनका गिरा दिया। अच्छा, अब वो जहाँ कहीं भी जाते, सुल्तान को बहुत हैरानी हुई, परंतु उसे कुछ समझ न आया। उसने दोबारा अपने हाथों में पानी भरा, फिर से बाज पास आकर पंख फड़फड़ाने लगा और उसकी उंगली पर चोंच मारने लगा। सुल्तान परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बार बार हाथों से बाज को भगाता और बाज बार बार आकर पंख फड़फड़ाने लगता, जिससे सुल्तान पानी पी ही नहीं पाता। क्रोधित सुल्तान और जोर से चिल्लाया, क्रोधित गुस्से में। अब गुस्सा कैसे लिखेंगे? ये भी तो सीखना है। बज़ाहिर तो देखिए
आप लोग को लग रहा होगा बड़ी आसान सी कहानी है, लेकिन असल में क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे लफ्ज आए हैं। आप क्रोधित कहते हैं गुस्से में, गुस्सा क्या बनाऊं पहले गाफ ना, गैन गाफ क्यों, हाँ, या आप पकड़े गए इस बार। बताइए अब पहला हर्फ क्या है, वैन गैन वैन ये इन्होंने ठीक बोला आयुषी ने, गैन गैन। गैन कोई हर्फ नहीं होता, गैन वो गैन। ग जो है वो अलग चीज है। उर्दू में देखिए अगर आप ग बोलेंगे तो ये होता है गाफ, ठीक है, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ग, ठीक। अगर हम कहते हैं गाजर, ठीक, तो ये लगेगा। लेकिन अगर हम गुस्सा लिख रहे हैं, गायब लिख रहे हैं, तो उर्दू में उसके लिए एक हर्फ है गैन, और हिंदी में आप उसके लिए ये करते हैं कि इसके ऊपर आप बिंदी लगा देते हैं, ये नीचे नीचे बिंदी लगा देते हैं इसकी, तो ये गैन बन जाएगा। तो अब हम जब लिखेंगे गुस्सा, तो बताइए पहला अर्थ क्या हुआ प्रतीक, वैन वैन गैन, ओके, गैन प्लस गुस्सा, स्वाद, और स्वाद के साथ अच्छा। अब राजेश क्योंकि पढ़ते चले आ रहे हैं, बड़े मास्टर हैं उर्दू के, तो जरा सा ये बताइए कि हम स्वाद को 2 बार इस्तेमाल करेंगे, तो क्या लगाएंगे उसके ऊपर, ये लगे तशदीद तशदीद, शाबाश, गुड। अब गैन सिन पेश गुस से है जबर सा, गुस्सा, ये ऐसे करके, ये गुस्सा। फिर से देखिए हमने कैसे किया, गैन फिर स्वाद फिर ऐसे ही गुस्सा, ठीक है, समझ में आया। जी तो ये हुआ गुस्सा। अब उसके बाद अब भाई बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया, वो जोर से चिल्लाया, बहुत हो गया, अब अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर भी बाज नीचे आया, उंगली पर जोर से चोंच मारकर ऊपर चला गया। सुल्तान ने तलवार खींचकर जैसे ही ऊपर देखा तो देखता ही रह गया। सामने एक चंदन का पेड़ था। उस पेड़ की डाल से ढेर सारे काले सांप लटके हुए थे। उनका मुंह खुला था जिससे विष तालाब में टपक रहा था। अब विष को उर्दू में क्या कहें, जहर जहर। अब जहर लिखेंगे कैसे, कहानी पूरी कर दूं उसके बाद लिखूंगी। वह दृश्य देखते ही सुल्तान को सारी बात समझ में आ गई। बाज ने उसकी जान बचाई थी। अगर विषैले पानी की एक बूंद भी सुल्तान के होठों को छू जाती तो उसकी जान चली जाती। उसने सच्चे दिल से बाज का शुक्रिया अदा किया। सूरज ढलने वाला था। बाज के पीछे चलकर सुल्तान वापस अपने महल लौट आए। तो ये कहानी थी। अब हमने यहाँ पर एक लफ्ज अभी आपसे कहा, जहर। जे प्लस छोटी हे प्लस रे, जहर। अब देखिए, जे हे को छोटा करेंगे, उसका शोशा लेंगे, हे और रे, जहर। अभी मैंने बताया था कि ये जो जे और रे हैं ये कहीं कहीं किसी भी हर्फ में मिलती है तो इनकी शक्ल बदलती है। अगर हम ऐसे करके यूं लें और यूं बना दें तो खराब लगेगा। हे का शोशा लिया फिर ऐसा बना दिया, इसलिए हम इसको थोड़ा सा खींच देते हैं ऐसे। ये रे है, देखिए ये इतनी रे है, जहर। और इसका उच्चारण क्या पढ़े, इसको जहर पढ़े या जहर? जहर। जहर, गुड। तो आपने आज इस कहानी के ज़रिए से देखिए बहुत सारे लफ्ज़ सीखे, बहुत से हरफों को किस तरह से हम मिलाकर लिखते हैं ये सीखा। और हमारी एकेडमी का मकसद ही ये है कि इस क्लास के ज़रिए से या अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आपको न सिर्फ ये कि उर्दू पढ़ना सिखाएं, उर्दू अल्फाज का तलफ़ुज़ या उच्चारण सिखाएं, बल्कि आपको थोड़ा थोड़ा लिखना भी सिखाएं। शायद हम अपने मकसद में कामयाब हों, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे अगर आपका साथ हमें मिलता रहा। और अभी तक जिस तरह से हमारे एपिसोड्स देखे जा रहे हैं उससे हमें अंदाज़ा होता है कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो हमारे साथ इसी तरह से
जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपका शुक्रिया तो अदा कर ही नहीं सकते हैं, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया।